आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं साइन मंत्रा चैनल पे। आज हम जो करेंगे वो हम पढ़ेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री। इतिहास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इतिहास के बारे में हम लोगों ने अपने मिसकंसेप्ट बनाए रखे हैं। हमारी माइंड में चीज़ चलती है कि इसमें हमें बहुत सारे तथ्य करने पड़ते हैं। तथ्य होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उन तथ्यों को हमें करना है कहानियों के साथ। ठीक है, कहानियों के साथ, और इन तथ्यों को हमें करना है समझ के साथ। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो बोरिंग नहीं होता, उसको बोरिंग आप और हम बनाते हैं अपनी सोच से। कुछ एक कहानियां मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि मैं स्टार्ट करूंगा प्राचीन भारत के इतिहास से लेके, और हम जाएंगे आधुनिक भारत के इतिहास तक। आधुनिक भारत का इतिहास, इसी के बीच में पड़ेगा ट्रांजिशनल पड़ेगा, दोनों के बीच का जो फेज जो होगा उसी में आएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, तो आज की जो हमारी जो ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर आपका स्पेशली इस चीज के लिए है कि आपको चीजों को समझना है। इतिहास क्या है हम आज ये समझेंगे। इस लेवल पे मैं थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इतिहास जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है ना, तो ये जो शब्द जो है, अगर इसका आप लोग पार्टीशन करेंगे, मतलब संधि विच्छेद करेंगे, तो ये आपको मिला बनेगा इति प्लस हास। तो ये इति प्लस हास जो है, इसका मीनिंग होता है ऐसा अवश्य ही हुआ होगा, ऐसा अवश्य ही हुआ होगा, यह इसका संधि विच्छेद होता है। ठीक है, तो ऐसा अवश्य ही। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या आता है कि ऐसा अवश्य ही क्या होता है। मैंने प्रश्न पूछा अपने आप से कि ऐसा अवश्य ही क्या होता है, तो आपकी सीधी सीधी यहाँ पे एक ही चीज आएगा कि ऐसा यहाँ पे कोई इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है, किसी घटना के बारे में बात करेगा। ठीक है, और ऐसा अवश्य ही हुआ होगा, तो ऐसा अवश्य, दूसरी बात है क्यों हुआ होगा, तो कोई भी घटना हुआ होगा। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं वितस्ता के युद्ध की, तो जैसे कि ऐसा ही हुआ होगा में क्या हुआ, मैंने घटना का एग्जांपल दिया आपको, वितस्ता का युद्ध। वितस्ता का युद्ध, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द बैटल ऑफ हाइपोटेनिज, वितस्ता का युद्ध। ठीक है, तो जो वितस्ता जो है ये बोला जाता था झेलम नदी को। किसको बोला जाता था? झेलम नदी को। झेलम नदी को वितस्ता बोला जाता था। और ये कौन से समय की बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं 326 बीसी के टाइम पीरियड की। ठीक है, 326-322 बीसी के टाइम पीरियड की। और ये जो झेलम नदी बोलते थे कहाँ पे पड़ती थी, तो ये सप्त सैंधर्व प्रदेश की बात है। ठीक है, सप्त सैंधर्व प्रदेश, तो वहां ये हमारा आएगा जब हम करेंगे चैप्टर करेंगे मगध का उदय, तो उससे कुछ आएगा। अब बात है कि वितस्ता का युद्ध क्यों हुआ। सबसे पहले आपको ये जानना है किस किसके बीच हुआ। ये जो हुआ था वो हुआ था सिकंदर और राजा पोरस के बीच। ठीक है, अब बात कीजिए क्यों हुआ। क्योंकि सिकंदर जो है उसका एक सपना था कि वो पूरे विश्व को जीत ले। ठीक है, इसीलिए वो उसने क्या किया कि उसने मैसेडोनिया, में आपको मैप बना के दिखाता हूं, उसने मैसेडोनिया से स्टार्ट किया। ठीक है,
जैसे कि हम इंग्लैंड का ही मैप बना लेते हैं। उसने स्टार्ट जो किया वैसे इसकी जरूरत है नहीं, अपने को सिर्फ यहाँ यहाँ पे जरूरत है। तो हमने मान लिया कि ये हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसी है। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि इंडिया है। तो सिकंदर क्या है कि वो मकदोनिया से आया, यहाँ से आया, मान लीजिए यूरोप से आया, ये मान लीजिए मकदोनिया जो आज का जो फ्रांस वाला जो रीजन है उसके पास, वो यहाँ से आया 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 तो उसने बीच में पूरा वेस्ट एशिया पार किया, उसने सेंट्रल एशिया पार किया, उसके बाद वो सेंट्रल एशिया पार, यहाँ तक जैसे सेंट्रल एशिया पार किया, सेंट्रल एशिया पार करने के बाद यहाँ पे उसको मिला हिंदकुश पर्वतमाला। कौन सी? हिंदकुश पर्वतमाला। और इस हिंदकुश पर्वतमाला से उसने एंट्री ली, यहाँ पे पास पड़ता है, दर्रा पड़ता है खैबर। इसने इस खैबर दर्रे से भारत में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद इसका सबसे पहला जो बड़ा वो था शिखंडी का, और शिखंडी ने क्या किया था कि इस सिकंदर को बोल दिया था कि मैं आपकी सुजनिटी क्या बोले इंग्लिश है, कि मैं आपकी कुछ बोल सकते हैं, मैं आपको अपने अंडर मानता हूँ और आप मेरे राजा हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राजा पोरस का पड़ा, तो बहुत बड़ी कहानी है कि सिंधु नदी की इस पार खड़े थे, सिंधु नदी का उन्होंने एक मुहाना ढूंढा था, वो बहुत बड़ी कहानी है, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। तो सिकंदर क्यों आया, इसलिए आया खैबर दर्रे में। तो इन दो चीजों में अगर हम जाएंगे कि हिस्ट्री का मतलब है कि क्या हुई, घटना हुई। अब घटना में तो क्या है कि अकबर ने भारत पर राज किया, कब से कब तक किया, है ना, और अकबर ने क्या क्या किया। ठीक है, तो अकबर ने क्या क्या किया, घटना क्या थी। ठीक है, अकबर ने रूल किया, अकबर ने रूल क्यों किया, सबसे ज्यादा डोमिनेशन था भाई उसके, ये बोल सकते कुछ भी रीजन दो आप, लेकिन स्पेसिफिक होना चाहिए हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने जैसे कि ऐसे आप अगर आप ये क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, अगर इन शब्दों को आप अपने जर्नल स्टडीज में यानी सामान्य अध्ययन में, यानी कि जीके का जो आपका एग्जाम है दिल्ली पुलिस के लिए, उसमें जब आप लेके आएंगे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, इन शब्दों को जब पढ़ते टाइम आप अपने साथ रखोगे पढ़ते टाइम, तो उससे आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। ठीक है, और आप चीजों को अच्छे से याद भी कर पाओगे और पढ़ भी पाओगे, है ना। तो ये मैंने एक बात की। अब हम हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट जो बनता है, वो हमारा इम्पोर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे जो बनेगा वो है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को बांटने वाला कौन था, पहले तो मेरे को ये बताओ, इतिहास को लिखने वाला कौन था भाई, इंसान था, मनुष्य था। तो सबसे पहले हमें पता तो इसी चीज का होना चाहिए ना कि ये मानव कहाँ पैदा हुआ। भाई पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि मानव कहाँ पैदा हुआ, और ये पैदा होने के बाद इसने इतने बड़े पूरे आजकल लगभग पूरे विश्व में हमें इंसान दिखता है, लगभग चीजों में पूरे विश्व में आज इंसान का अपना प्रभुत्व है। तो वो क्यों है ना। तो ये मैंने बात कर ली कि ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। थोड़ी ऐसी नहीं पड़ी क्योंकि सॉफ्टवेयर है लिखने का ना, तो इस थोड़ा सॉफ्ट सरफेस है, इसमें बोर्ड वाली फिल बाकी हमारा सर्कल बन जाता है। एक और भी चीज
सेटिंग करनी पड़ेगी उसको। ये मान लिया हमने। यहाँ पे आपको पता है कि ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, और ये 0 डिग्री लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर है यहाँ पे, ठीक है। और आपको पता है कि जितने भी नए नए स्पीशीज जो जन्म लेते हैं वो यहीं पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस जो हैं वो हैं वेट क्लाइमेट। वेट क्लाइमेट का मतलब क्या है ना? वेट क्लाइमेट का मतलब है आर्द्र जलवायु। जब आर्द्र जलवायु है तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, कोई नया वायरस मिलते हैं, बहुत ज्यादा चीज यहीं पे मिलती हैं। तो इंसान का जन्म कहीं ना कहीं यहीं हुआ, ठीक है। तो जैसे इंसान का जन्म कहीं ना कहीं यहाँ हुआ, तो यहाँ की जो कंडीशंस जो वो रहने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जब गर्मी होती है तो क्या होता है कि चिपचिपी गर्मी होती है, बहुत बुरा हाल रहता है यहाँ पे। तो इंसान ने क्या किया कि धीरे धीरे उसने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही वो आगे आया तो उसको यहाँ पे, मान लीजिए सॉरी तरह बात कर, प्लीज समझिएगा, यहाँ पे उसको मिली हाथी घास के मैदान, हाथी घास के मैदान। तो अब तक मनुष्य जो यहाँ जन्म हुआ, यहाँ तक मनुष्य क्या है कि वो 4 पैरों पे चल रहा था। और यहाँ पे आने के बाद जब उसने देखा कि हाथी घास के मैदान है, तो अब उसको आगे ये भी देखना था कि उसके सामने कौन आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको उठ के देखना था। तो पहले वो 4 पैरों पे था, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना स्टार्ट हुआ और वो 2 पैरों पे आ गया, ठीक है, 2 पैरों को आ गया, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद वो गया तो उसको मेडिटेरियन सी, कौन सा सी? मेडिटेरियन सी को पार करना पड़ा। उसने कैसे किया इसका कोई एविडेंस नहीं है। फिर उसके बाद जब वो आया तो उसने एक सभ्यता बसाई जिसका नाम था टिग्रिस, सॉरी इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता। सभ्यता जो थी, ये मिस्र की सभ्यता थी। कौन सी नदी के किनारे? तो नदी का नाम था टिग्रिस, सॉरी नील नदी थी, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे आगे आया। आगे आने के बाद उसने एक और मतलब कह सकते हैं कि सभ्यता बसाई जो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये कौन सी नदी किनारे थी? ये थी टिग्रिस नदी के किनारे। फिर वो साउथ में गया और उसने एक बहुत ही खतरनाक इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी नदी की नदी? सिंधु नदी की थी। तो आप सभ्यताएं तो और भी थी, जैसे कि चाइना की सभ्यता भी है। और सभी जो सभ्यताएं हैं इनको बसाया जो गया है वो बसाया गया है नदियों के किनारे। तो हर एक सभ्यता का कोर पॉइंट क्या है? नदियां। इसीलिए को प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है, नोट कर लीजिएगा कि नदियों को सभ्यताओं का पालना कहा गया है, ठीक है। नदियों को सभ्यताओं कहा गया है, मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये था कि इंसान, और सबसे पहले बात ये आपको सबको पता होगा कि इंसान सबसे पहले कहाँ देखा था? इंसान सबसे पहले कहाँ पे देखा गया था, या सबसे पहले कहाँ पे आया था, पैदा हुआ था? वो है अफ्रीका, ठीक है। ये 20 लाख BC, और इसको इंडिया तक पहुंचते पहुंचते 15 लाख BC लगा। भारत में ये 5 लाख BC हिंदुस्तान में आदमी के एविडेंसेस मिलते हैं, ओके। अब हम आगे बढ़े तो इस चीज, अब यहाँ के बाद हम स्टार्ट करते हैं इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। इसका आधार क्या है ना भाई? इसका आधार क्या है? तो इसका आधार बनाया है साक्ष्यों, साक्ष्य। इसका आधार बनाया गया है साक्ष्य। किसको बनाया गया है? 1 मिनट रुको यार,
इसका आधार बना है साक्ष्यों को। तो साक्ष्यों के आधार पे हम कैसे करेंगे? तो साक्ष्यों के इतिहास में साक्ष्यों के आधार पे हम इतिहास को ऐसे बांटेंगे कि सबसे पहला तो हमारे पास कंडीशन ये आएगी कि कोई साक्ष्य है ही नहीं। ठीक है, कोई साक्ष्य है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आएगी प्राग ऐतिहासिक काल में। दूसरा है कि साक्ष्य तो हैं या स्रोत तो हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए। तो इसको हम बांटेंगे आग ऐतिहासिक काल में। और तीसरी तो जाहिर सी बात है कि साक्ष्य या स्रोत भी हैं और पढ़े भी गए हैं। तो इसको किसी में बांटेंगे, इसको हम लोग बांटेंगे ऐतिहासिक काल में। ठीक है, 3 भागों में हमने बांटा। इसका टाइम पीरियड अलग अलग जगह पे अलग अलग है, मैं समय इनका नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, ये 20 लाख से माना जाता है, फिर इसमें भी कोई स्टोरेज 20 लाख इसमें ले आते थे, मतलब वो है नहीं कोई। ठीक है, यहाँ का मैं बता देता हूँ कि ये 5 लाख से और 1947 तक है आपका। ठीक है, तो लेकिन 5 लाख को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसी मैं नहीं बता रहे इनमें। ठीक है ना, लेकिन ये जो सिनारियो जो बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये हर देश के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, हर एक देश की हिस्ट्री में ऐसे पढ़ा जाएगा। जब हिस्ट्री में हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो रखा गया है वो रखा गया है पाषाण काल को, इन सब चीजों को रखा गया है, क्योंकि भारत में सबसे पहले जो वेपन जो मिला था, जो वो सबसे पहले वेपन मिला था अक्रीपक्कम में। अक्रीपक्कम आंध्र प्रदेश में जगह मिलती है, तो वहां पे सबसे पहले वहीं पे मिला था। ठीक है, और वो ढूंढा था रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो प्राग ऐतिहासिक काल का अगर कभी प्रश्न आ जाए कि पिता किसे कहा जाता है, तो उसमें आप करोगे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं। अब हम इतिहास का ही विभाजन करेंगे
इसको हम डाल देंगे भारतीय इतिहास का विभाजन। तो भारतीय इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। तो ये वाला इतिहास जो मैं कर रहा हूँ, ये वाला इतिहास का विभाजन जो मैं बताऊंगा पहले, ये किया था अंग्रेजों ने। तो मैं इसके सामने ही लिख देता हूँ अंग्रेजों ने। ठीक है, इसमें है हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, आधुनिक भारत। अब इन्होंने ये चीजें क्यों की? अब उन्होंने हिंदू भारत नाम क्यों दिया, मुस्लिम भारतीय नाम क्यों दिया, आधुनिक भारत नाम अभी भी है और पहले भी था? तो उन लोगों की आपको नीति पता लग रही होगी यहाँ पे कि उनका काम था फूट डालो राज को। तो उन्होंने एक इतिहास को जिसमें सबसे ज्यादा रोल जो रहा वो हिंदू राजाओं का रहा, उसको हिंदू भारत बोल दिया गया। उसके बाद मुस्लिम भारत, उनको जिसको हिंदू भारत को हम आज प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं, मुस्लिम भारत को हम आज मध्यकालीन भारत का इतिहास बोलते हैं। आधुनिक भारत ही है। मुस्लिम भारत में आपको पता है कि मुस्लिम काल आया था, इसमें सबसे ज्यादा जो था वो पहले दिल्ली सल्तनत थी, और फिर मुगल सल्तनत। इन दो ही ने मतलब सबसे ज्यादा रूल किया है। ये दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक रूल करती है। ठीक है, और वो 1526 से 1526 तक करती है। और इसको कुछ लोग 1857 तक मानते हैं, क्योंकि मुगल सल्तनत का अंतिम राजा जो था वो था बहादुर शाह जफर। लेकिन मेरे ख्याल से 1707 तक ही था, उसके बाद इसका पतन होना स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब तक ही था, उसके बाद ही पतन होना स्टार्ट हो गया था। तो इन दो चीजों में आपने देखा कि उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति उस टाइम पे उस टाइम के भारत में शिक्षा में भी लागू की। ठीक है, और आधुनिक भारत को उन्होंने इसलिए किया कि उनकी एक थ्योरी थी व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, मतलब कि सफेद आदमियों का ही प्रभुत्व है। ठीक है, इसलिए उन्होंने अपने आप को मॉडर्न बोला, आधुनिक बोला। ठीक है, अब हम इसका असली में डिवीजन करना देखते हैं। तो असली में जब इसका डिवीजन होगा तो भारतीय इतिहास का आजादी के बाद जो इसका डिवीजन किया गया वो भी 3 भागों में किया गया। ठीक है, पहला किया गया प्राचीन भारत का इतिहास, ये किया गया मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का, और तीसरा वही रहा जब इनके हम समय काल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये है 10,000 BC से 712 AD तक। इसको आज BCE भी बोलने लगे हैं, वो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये है 712 AD से 1947 तक। और
ये होगा, वो होगा, सॉरी 1707 तक, और इसको हम 1707 से पढ़ेंगे 1947 तक। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है, और यहां से मिलेंगे। अगर हिस्ट्री के मान लीजिए कि आपके एग्जाम में 7 प्रश्न आते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि 7 में से 4 आपको मॉडर्न से मिलेंगे, 2 आपको एंशिएंट से मिलेंगे, 1 आपको मेडाइवल से मिलेगा। इसीलिए इसको हम कहानी की तरह करेंगे और 3 या 4 क्लास में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मैं स्टार्ट करूंगा प्राचीन भारत के इतिहास से, क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर सकता हूं वहीं से, आधुनिक भारत के इतिहास से, लेकिन फिर वहां से ना कोई मतलब कि इंटरेस्ट वाली बात मेरे को लगता है, ठीक है ना सर, मेरे को नहीं लगता कि वहां से कोई तुम लिंक कर पाओगे। तो ये जो एक युग स्टार्ट हुआ, इस युग का स्टार्टिंग था पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल में क्या था कि इंसान जो है वो पत्थरों का इस्तेमाल करना सीख गया था। ठीक है, और यहाँ से जो स्टोरी है वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, तो वो सब हम जब इसको स्टार्ट करवाऊँ तो करवा दूंगा मैं, तभी हम करेंगे। अभी आप एंशियंट इंडिया का, प्राचीन भारत का सिलेबस हम कर लेते हैं, तो हम कैसे कैसे पढ़ेंगे प्राचीन भारत। सबसे पहले यहाँ पे आता है पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद यहां पे आ जाता है ताम्र पाषाण काल, मतलब क्या है, कॉपर आ गया। फिर इसके बाद आएगी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो आएगा वो आएगा वैदिक युग। ठीक है, वो आएगा आपका वैदिक युग। इसको फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक और दूसरा है उत्तर वैदिक। ठीक है, इसके बाद जो होता है अब वो है 16 महाजनपदों का उदय, और 16 महाजनपद थे वे काशी, कौशलपुर, कंबोज, अंग, अवंती, अस्मक, मगध, मत्स्य, मल्ला, वत्सवज्जी, गांधार, पांचाल, सुरसेन, चेदी। ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उदय। फिर 16 महाजनपदों में जो उदय जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय शहरीकरण। द्वितीय शहरीकरण, ठीक है। इसके बाद मगध का उदय होता है। इन 16 महाजनपदों में से ही एक होता है जिसका बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व हो जाता है। इसमें इसका भूगोल भी था जिम्मेदार, और इसके आने वाले जो राजा थे वो भी थे। मगध में जो हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से वंश जैसे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मगध को आगे लेता हूँ थोड़ा सा। मगध में हम स्टार्ट करेंगे हरियंका डायनेस्टी से, हरियंका वंश से, जिसका संस्थापक था बृहद्रथ। फिर आया बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन। तो ये ऐसे चलता है। उदयन के बाद कोई टंका राजा इसमें आया नहीं। फिर इसमें नंद वंश आ जाता है, और फिर आता है मौर्य वंश,
ठीक है, मौर्य के बाद आता है शुंग वंश। ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर ये वाली चीजें मौर्योत्तर काल में आ जाती हैं। ठीक है, मगध के उदय के बाद एक चैप्टर हम करेंगे यहाँ पे मौर्य काल। कौन सा चैप्टर मैं लिख देता हूं, मौर्य काल। मौर्योत्तर काल के बाद जो आता है वो आता है गुप्त काल। गुप्त काल की स्टार्टिंग जो होगी वो की जाएगी श्री गुप्त जी के द्वारा। ठीक है, इसमें मौर्योत्तर काल में जो होगा वो 8 राजा आ जाएंगे, 4 होंगे देशी और 4 होंगे विदेशी। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल आएगा। इस गुप्तोत्तर काल में जो सबसे जो एक हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग राजा जो होता है वो होता है हर्षवर्धन। ठीक है, जिन पे बाण भट्ट जी ने एक किताब लिखी थी हर्षचरित्र। ठीक है, तो ये है हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का सिलेबस। ठीक है, तो हम जनरली स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से 5 साल नहीं, हम स्टार्ट करेंगे इससे पीछे से। हम पहले स्टार्ट करूंगा मैं स्त्रोत से। तो स्त्रोत में क्या होगा, आपके सिक्के, ठीक है, अभिलेख, स्तंभ, ये सब चीजें मैं आपके वहां पे क्लियर करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, और यहीं से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न आपको आए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, स्त्रोत करवाने के बाद उससे अगली क्लास से फिर हम स्टार्ट करेंगे मित्रों पाषाण काल। तो भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। कल हम या अगली क्लास में जब भी लेके आऊंगा उस क्लास में आपको ये ही आपको चीजें क्लियर में करवाऊंगा। ठीक है।